दोस्तों नमस्कार। चैनल रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी कहानी मुक्ति। दोस्तों, जिंदगी में सुख हैं तो दुख भी हैं। सुख खुशियां लेकर आते हैं तो दुख उदासियां। किसके हिस्से में कब क्या आता है पता नहीं होता है, और जिसके हिस्से में जो कुछ भी आता है उसे स्वीकारना ही पड़ता है। किस्मत के खेल निराले होते हैं। कुछ ऐसी ही बातों को अपने में समेटे हुए है मेरी यह कहानी। तो आइए सुनते हैं कहानी मुक्ति। मोबाइल के रिंग की आवाज सुन शिखा ने फोन उठाया। उधर प्रिया थी, शिखा की सहेली। शिखा, एक बुरी खबर है। क्या हो गया? शिखा का मन आशंकाओं से घिर गया। अंजू नहीं रही। प्रिया का स्वर भीगा हुआ था। क्या क्या कह रही हो तुम? अभी सुबह तो मैं हॉस्पिटल गई थी, अंकल के लिए नाश्ता चाय लेकर। अंजू से भी मिली थी। आईसीयू में थी, बट हर कंडीशन वॉज स्टेबल। कहते कहते शिखा का स्वर भर रहा आया। हाँ, अचानक ही कुछ हुआ है, शायद हार्ट फेल्योर, प्रिया कह रही थी। अंकल का ही फोन आया था। तुम्हारा फोन मिला रहे थे पर व्यस्त जा रहा था, सो बात नहीं हो पाई। आगे वह बोली, यूं देखो तो शिखा, ठीक ही हुआ। जिस शारीरिक कष्ट से अंजू गुजर रही थी उससे तो उसका जाना ही अच्छा था। एक तरह से मुक्ति मिली उसे। हाँ, ठीक कह रही हो तुम, पर अंकल के लिए कितना दुखद है यह। अच्छा, अंकल अकेले होंगे हॉस्पिटल में। क्या करूं? 11 बज रहे हैं। रवि इस वक्त एक जरूरी ऑफिशियल मीटिंग में होंगे। अच्छा प्रिया, फोन रखती हूं, मैं खुद ही हॉस्पिटल जा रही हूं। ठीक है। राकेश भी ऑफिस से हॉस्पिटल पहुंच रहे होंगे, मैंने फोन कर दिया था, कहते प्रिया ने फोन रख दिया। शिखा ने कुछ पैसे पर्स में डाले, घर लॉक किया और गाड़ी लेकर हॉस्पिटल की ओर चल दी। अभी 2 दिन पहले ही तो अंजू की तबीयत ज्यादा खराब होने पर हॉस्पिटलाइज किया गया था। वहां पहुंचकर देखा अंकल एक बेंच पर गुमसुम बैठे हुए थे। शिखा को देखते ही अंकल फफक कर रो पड़े। सब खत्म हो गया शिखा बेटा, अंजू चली गई। अंकल की रोते रोते हिचकियां बन रही थी। शिखा ने अंकल का हाथ अपने हाथों में लिया। क्या कहे वह? खुद को संयत करती शिखा बोली, अंकल, ईश्वर की यही इच्छा थी, उसकी इच्छा के आगे हम क्या कर सकते हैं? और शायद वह जो सोचता है करता है ठीक ही होता है। अंकल को ढांढस बंधाती शिखा उनके पास ही बैठी थी। प्रिया के पति राकेश पहले ही पहुंच चुके थे और वहां की औपचारिकताएं पूरी करवा रहे थे। लगभग 3 घंटे लग गए इन सब में। शिखा ने गाड़ी हॉस्पिटल में ही छोड़ दी। एम्बुलेंस में अंकल के साथ ही आना उचित समझा उसने। गाड़ी तो कैसे भी घर आ ही जाएगी। एम्बुलेंस जब अंकल के घर के सामने रुकी तो कॉलोनी के बहुत से लोग वहां मौजूद थे। अंकल की जेब से चाबी निकालकर घर खोला गया। अंजू के मृत शरीर को बाहर ड्राइंग रूम में जमीन पर रख दिया गया।
अंकल ने अपने बेटे सुमित को फोन कर दिया था। बेटा और उसका परिवार अगले दिन ही पहुंच पा रहे थे। अंकल के दूर के एक दो रिश्तेदार जो शहर में ही थे आ गए थे। रवि भी मीटिंग से फ्री होकर आ गए थे। दाह संस्कार उसी दिन करने का निर्णय हुआ। रवि और राकेश आवश्यक सामग्री ले आए और लगभग 5 बजे शाम लोग अंजू के शरीर को दाह संस्कार के लिए ले गए। अंकल के घर में कोई नहीं था। शिखा और प्रिया कुछ देर तो वहां बैठी रहीं, पर अंततः ताला बंद कर अपने अपने घरों को आ गईं। घर आकर शिखा ने स्नान किया और अपने लिए एक प्याला चाय बना लाई। मन बहुत बहुत उदास था उसका। चाय पीते पीते शिखा का मन अतीत की ओर चल पड़ा। आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व शिखा ने इस कॉलोनी में फ्लैट खरीदा था। यहां रहने लगी तो आसपास के लोगों से परिचय हुआ। अंकल यानी मिस्टर शर्मा का घर उसके फ्लैट के एकदम सामने सड़क के उस पार था। बड़ा आलीशान था उनका मकान। बड़ा रुतबा था अंकल का उस वक्त। एक उच्च पदाधिकारी थे मिस्टर शर्मा। बड़ी गाड़ी थी, नौकर चाकरों की कमी ना थी। मिसेस शर्मा यानी आंटी के तो नक्शे ही नहीं मिलते थे। उन्हें अपने पति के पद और पैसे का बड़ा दर्प था। शर्मा जी भी उन पर जान छिड़कते थे। 3 बच्चे थे उनके, 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़े लाड़ दुलार में पले थे बच्चे। इस हद तक लाड़ था बच्चों का कि बच्चे बिगड़ भी गए थे। पढ़ाई लिखाई वे विशेष नहीं कर पाए। यूं भी मिस्टर शर्मा की पोस्टिंग ज्यादातर बाहर ही रहती, सो वे घर पर कम ही रहते थे। हां, जब वे रहते तो कॉलोनी में उनकी उपस्थिति महसूस की जाती। बेहद सोशल थे वे। कभी इसके घर, कभी उसके घर पहुंच जाते। बड़े जिंदादिल इंसान थे शर्मा जी। सुबह लोगों के साथ वॉक पर निकलते तो उनकी बुलंद आवाज और ठहाके सुनाई देते। कॉलोनी के पार्क, मंदिर और कॉलोनी के सुंदरीकरण आदि में वे विशेष दिलचस्पी लेते थे। हर किसी के सुख दुख में शामिल रहने का प्रयास करते थे वे। प्रिया का मिस्टर शर्मा के घर से अच्छा संबंध स्थापित हो गया था। उनकी बड़ी बेटी का विवाह प्रिया के सामने ही हुआ। बड़ी धूमधाम से किया था उन्होंने विवाह। पर कुछ ऐसा हुआ कि 2 वर्षों बाद एक बार जब बेटी ससुराल से आई तो वापस गई ही नहीं। सुनने में यह आया कि दहेज के लिए पति और ससुराल वाले उसे मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद प्रताड़ित करते थे। बेटी जब और अधिक न सह पाई तो पिता के घर लौट आई, पर यहां आकर भी वह मेंटली डिस्टर्ब्ड ही रही और एक दिन उसने यहां आत्महत्या कर ली। हंसते खेलते परिवार के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। इस आघात से मिस्टर शर्मा ने तो किसी तरह खुद को संभाल लिया, किंतु मिसेस शर्मा इसे बर्दाश्त न कर पाई और शर्मा जी के रिटायरमेंट के कुछ ही दिन बाद वे उनका साथ छोड़ गईं। पत्नी की मृत्यु से शर्मा जी बहुत अकेले हो गए थे। इस अकेलेपन को उन्होंने अधिक से अधिक सोशल होकर दूर करने की कोशिश की। अंकल का बेटा पढ़ाई कुछ विशेष नहीं कर पाया। किसी तरह अंकल ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उसके लिए एक छोटी मोटी नौकरी का इंतजाम कर दिया। घर से काफी दूर रिमोट एरिया में वह पोस्टेड था। शर्मा जी उसकी आर्थिक मदद करते रहते थे। बहू ठीक ही थी। दूर रहने से प्रेम बना हुआ था। सबसे छोटी बेटी थी अंजू। जब प्रिया इस कॉलोनी में आई तब अंजू एमए की पढ़ाई कर रही थी। तेज तर्रार लड़की थी वह। पढ़ाई में तो वह सो ही थी, पर नेतृत्व के गुण उसमें खूब थे।
विश्वविद्यालय की एक चर्चित पॉपुलर छात्र नेता थी। यहां तक कि वह एक बार विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी चुनी गई थी। अच्छी वक्ता थी वह, नारी मुक्ति की प्रबल हिमायती। महिला प्रताड़ना का मामला हो या दहेज उत्पीड़न का या फिर छात्र हित की बात, हर जगह अंजू न्याय की गुहार लगाती नजर आती। पर ऐसी लड़की भी भयंकर अवसाद से ग्रस्त हो गई जब उसकी बहन ने पति और ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित होते होते अंततः यहां मायके में आकर आत्महत्या कर ली। घर के बाहर निकलना ही छोड़ दिया था अंजू ने। किसी से बातचीत तक नहीं करती थी अब अंजू। अवसाद से कुछ उभरी भी तो अंजू का व्यक्तित्व ही बदल गया था। अत्यंत मुखर रहने वाली अंजू अंतर्मुखी हो गई थी। अंकल ने पास ही के एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी दिलवा दी थी उसे। विवाह से उसने साफ इनकार कर दिया था। देखते देखते हंसते खेलते परिवार की खुशियों को ग्रहण लग गया। हरदम जीवंत रहने वाले घर में मनहूसियत ने अपना डेरा जमा लिया था। इन सब के बाद भी शर्मा जी ने खुद को एक्टिव रखा था। कई सामाजिक संस्थाओं से जोड़ लिया था खुद को। सुबह वॉक पर जाते, शाम के समय मंदिर में भजन कीर्तन करते। अंजू से शर्मा जी बहुत बहुत अटैच्ड थे। एक तो सबसे छोटी संतान और फिर अब घर में वे दो ही तो थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी। शर्मा जी बहुत चाहते थे कि अंजू भी उनके साथ घर के बाहर निकले, किंतु अंजू ने तो खुद को घर में कैद कर लिया था। प्रिया को याद है कि अंजू कितनी जिंदा दिल लड़की थी। खूब गपशप होती थी अंजू से प्रिया की। पर अब तो अंजू की प्रिया से भी बस प्रश्न उत्तर तक ही बातचीत होती थी। अंजू के इस बदले व्यक्तित्व ने उसके स्वास्थ्य पर असर डाला। बीमार रहने लगी वह, पर उसने अपना तनिक भी ख्याल नहीं रखा। शर्मा जी नियमित चेकअप के लिए ले जाते थे उसे, अपने हाथों से दवाई देते थे, किंतु अंजू बेहद लापरवाह हो गई थी अपने प्रति। ना कोई परहेज, ना कोई व्यायाम। शरीर भारी हो गया था। उसे अब देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी यह छरहरी काया वाली एक स्मार्ट लड़की रही होगी। शर्मा जी बेहद चिंतित रहते थे अंजू के स्वास्थ्य को लेकर। उन्हें यह भी फिक्र रहती थी कि उनके बाद क्या होगा अंजू का। प्रिया से अक्सर वे अपनी चिंताएं शेयर किया करते थे। विधि का विधान, एक दिन अंजू पर पैरालिसिस का अटैक हो गया। अंजू की इस स्थिति से शर्मा जी घर में कैद होकर रह गए। शुरू में कुछ दिन तो हॉस्पिटल में रही अंजू, पर अंततः शर्मा जी उसे घर ले आए। बड़ी सेवा करते शर्मा जी अंजू की। फिजियोथेरेपिस्ट आता था एक्सरसाइज करवाने, खाना बनाने वाली लगी ही थी। पर अंजू के लिए सूप, जूस आदि शर्मा जी स्वयं ही बनाते। एक केयर टेकर लगा रखी थी दिन भर के लिए, पर शर्मा जी को तो हर समय साथ में लगे ही रहना पड़ता था। वे अंजू की देखभाल में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहते थे। दवाएं उसे वे स्वयं देते, खाना नाश्ता खुद ही बड़े प्यार से खिलाते। शर्मा जी की भी उम्र हो चली थी, 70 पार कर चुके थे। ऐसे में सेवा और सहारे की जरूरत तो उन्हें थी, पर किस्मत ने तो कुछ और ही लिखा था उनके हिस्से में। शर्मा जी हर जुगत में लगे रहते कि अंजू उठकर खड़ी हो जाए। कोई जो कुछ बताता करने को तैयार हो जाते। कितनी तो जड़ी बूटियां पिला चुके थे वे अंजू को, और कितने ही तेलों की मालिश कर चुके थे। अंजू पिता की स्थिति देख दुखी होती, अपनी अस्पष्ट आवाज में कहती, पापा मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, और उल्टे मैं बुढ़ापे में आपको कितनी तकलीफ दे रही हूं।
शर्मा जी अंजू के गालों पर ढुलक आए आंसुओं को पोंछते हुए कहते, तू चिंता क्यों करती है? बस एक बार ठीक हो जा, फिर करना जी भर कर मेरी सेवा। तेरे सहारे ही तो कटेगा मेरा बुढ़ापा। और अपनी आंखों में छलक आए आंसुओं को छिपाने के लिए शर्मा जी अंजू के पास से हट जाते। सच तो यह था कि पिछले 2 वर्षों से जब से अंजू बिस्तर पर पड़ी थी, वह शर्मा जी की जिंदगी का मकसद हो गई थी। अंजू अंजू अंजू, इसके परे भी दुनिया में कुछ है, शर्मा जी भूल चुके थे। पर नतीजा कुछ न निकला। अंजू उठकर खड़ी नहीं हो सकी। धीरे धीरे अब शर्मा जी का मनोबल भी टूट चुका था। एक दिन प्रिया से बात करते करते शर्मा जी रो पड़े थे। क्या होगा बेटी इसका यदि मुझे कुछ हो गया? भगवान करे यह मुझसे पहले चली जाए। सचमुच किस्मत के खेल निराले होते हैं। पिता अपनी पुत्री की मौत की कामना कर रहा था और आज ईश्वर ने उनकी सुन ली थी। यह सोच प्रिया की आंखों से गंगा यमुना बह चली। खुद को सहेजा उसने और इंतजार करने लगी रवि और अंकल आदि के घाट से घर वापस आने का। रात लगभग 8 बजे सब वापस आए। प्रिया चाय और कुछ नाश्ता ले अंकल के घर पहुंच गई। कॉलोनी से और कई लोगों के घर से खाने पीने का सामान आ गया था। अंकल को ऐसे समय में घर में अकेले छोड़ना प्रिया और रवि को उचित नहीं लगा। सो रात रवि और प्रिया दोनों अंकल के पास ही रुक गए। दूसरे दिन शाम जब अंकल के बेटा बहू और बच्चे आ गए तो प्रिया की जिम्मेदारी थोड़ा कम हुई। तीसरे दिन शांति हवन हो गया। जिसे जाना था वह तो चला गया, पर जो पीछे रह गया उसे तो अभी जीना था ना। अंकल क्या करें, कहाँ रहें, इसी पर बातचीत हो रही थी। बेटा बहू चाह रहे थे कि अंकल फिलहाल कुछ दिनों के लिए उनके साथ चले जाएं। स्थायी रूप से अंकल जब तक हाथ पैर चलेंगे वहां रहने नहीं जाएंगे, यह सभी जानते थे। जहां जिंदगी गुजरी, जहां अपनी जड़ें हों, सब कुछ खोकर भी वहां अपनापन होता है। जड़ों से खुद को काट पाना सहज नहीं होता। बहू बेटे अधिक दिन रुक नहीं सकते थे। बच्चों की परीक्षाएं सिर पर थीं। अंकल चुपचाप गुमसुम से सब सुन रहे थे। फिर एकाएक वह बोले, अरे मेरा क्या, कहीं भी रह लूंगा, कैसे भी रह लूंगा। बहुत दिन बांध कर रखा बिटिया ने मुझे, अब करने के लिए है ही क्या। न किसी को ब्रश कराना है, न किसी को नाश्ता देना है, न दवा ही खिलानी। अखबार भी तो नहीं बांचना है किसी के लिए। कितना स्वतंत्र हो गया हूं मैं। और अंकल ठठाकर हंस पड़े। रुदन से भी गमगीन हंसी। शीघ्र ही यह हंसी रुदन में बदल गई। मुक्त हो गया हूं मैं सब कार्यों से, सब जिम्मेदारियों से। मुझे मुक्ति दे मेरी बिटिया चली गई, मेरी अंजू चली गई। शर्मा जी बिलख रहे थे। उनका करुण क्रंदन रात के सन्नाटे को चीरता हुआ दूर तक सुनाई दे रहा था। तो यह थी मेरी कहानी मुक्ति। कहानी सुनकर आपका मन संभवतः भारी हो गया होगा, पर जिंदगी की सच्चाइयों से हम भाग तो नहीं सकते हैं ना। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। धन्यवाद।